हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी किंग चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं महिला सुपरवाइजर का एग्जाम एनालिसिस करेंगे। जो फ्रेंड आज का पेपर है 2 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करेंगे एंड इसमें स्टूडेंट के माध्यम से जो भी क्वेश्चन मिले हैं इन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। और इसका पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो या फिर फ्रेंड व्हाट्सएप ग्रुप पर आप ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं कि आज की शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और फ्रेंड एग्जाम का पैटर्न किस प्रकार रहा था और हाईएस्ट नंबर कितने रहे थे, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड, क्लोरोस्टेडियम टिटेनी किस रोग का जीवाणु है। तो फ्रेंड इसका आंसर करना था कि क्लोरोस्टेडियम टिटेनी किस रोग का जीवाणु है। तो फ्रेंड इसके बारे में देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, तो आपको पता लग जाएगा कि इससे किस प्रकार का और क्वेश्चन पूछा गया था। फ्रेंड क्वेश्चन ये नहीं पूछा था पर इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड। तो क्लोरोस्टेडियम टिटेनियम नामक जीवाणु टिटनेस या धनुष टांग रोग का कारण बनता है, ये भी फ्रेंड आप याद रखेंगे। तो फ्रेंड आप टिटनेस के बारे में देख लेते हैं। तो यह एक संक्रमण रोग है जो क्लोरोस्टेडियम टिटेनी जीवाणु के कारण होता है। यह आप किसके कारण होता है? तो क्लोरोस्टेडियम टिटेनी जीवाणु के कारण होता है। अब फ्रेंड जीवाणु के बारे में देख लेते हैं इसी में। तो फ्रेंड क्लोस्टेडियम टिटेनी एक एनारोबिक जीवाणु है, ये आप फ्रेंड याद रखेंगे। कौन सा जीवाणु है, कौन सा बैक्टीरिया है? तो एनारोबिक बैक्टीरिया है, ये आप याद रखेंगे। जिसका अर्थ यह है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवित रहता है। किसकी अनुपस्थिति में यह जीवित रहता है फ्रेंड? एनारोबिक बैक्टीरिया। तो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह जीवित रहता है। फ्रेंड लक्षण क्या क्या हो सकते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड टिटनेस के लक्षणों में मांसपेशियों का अकड़न होना, मांसपेशियों में अकड़न, जबड़े और गर्दन में ऐंठन और निगलने में कठिनाई शामिल हो सकती है। ये फ्रेंड इसके लक्षण हो सकते हैं। तो फ्रेंड आप लक्षण भी आप इसके याद रखेंगे। और इसका उपचार क्या है फ्रेंड? तो टिटनेस का इलाज एंटीबायोटिक दवाओं और टिटनेस टॉक्साइड के साथ किया जा सकता है, ये आप फ्रेंड याद रखेंगे। और इसके रोकथाम क्या क्या है? तो टिटनेस से बचने के लिए टिटनेस टिटनेस वैक्सीन टीका लगवाना महत्वपूर्ण है, यह आप याद रखेंगे। चलें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड कि अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो कौन सी बीमारी का संकेत है। तो फ्रेंड ये दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो कौन सी बीमारी का संकेत है। तो फ्रेंड आमतौर पर फ्रेंड जो सांस लेने में जो दिक्कत होती है इससे कौन सी बीमारी हो सकती है? तो फ्रेंड याद रखेंगे टीबी। क्या? टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, जिसमें फ्रेंड सांस लेने में अधिकतर दिक्कत होती है ट्यूबरक्लोसिस में। तो फ्रेंड कुछ और इम्पॉर्टेंट जो डिसीज है इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड, जो सांस लेने में दिक्कत होती है इसके बारे में। तो फ्रेंड सांस लेने में दिक्कत कई बीमारियों का संकेत हो सकता है। फ्रेंड एग्जाम में कौन से पूछे गए थे आप कमेंट करके जरूर बताना। तो कौन कौन सी कई बीमारी है जिसमें फेफड़ों से जुड़ी बीमारी होती है, जैसे अस्थमा होता है, निमोनिया होता है और सीओपीडी एक डिसीज है वो भी है। हृदय संबंधी समस्या हो सकती है जैसे दिल का दौरा, हार्ट फेलियर, अन्य संक्रमण और या एलर्जी शामिल है सांस लेने के दिक्कत में। ये फ्रेंड डिसीज थी, इनमें से आप कौन से पूछे गए थे तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि हीमोग्लोबिन तक ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है। ये फ्रेंड थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था कि हीमोग्लोबिन तक ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था आरबीसी, जिसे क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल। क्या? रेड ब्लड, सॉरी, रेड ब्लड सेल्स ही कहते हैं, हाँ रेड ब्लड सेल कहते हैं। तो फ्रेंड हीमोग्लोबिन तक ऑक्सीजन लाल रक्त कणिकाएं जिसे कि आरबीसी में मौजूद एक प्रोटीन है जो हीम नामक आयरन युक्त प्रोटीन से बना होता है, जो ऑक्सीजन को बांधता है और फेफड़े के शरीर के ऊतकों तक पहुंचाता है आरबीसी अपने ऑक्सीजन को। फ्रेंड हीमोग्लोबिन क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है, ये आप याद रखेंगे। क्या है? तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है। यह ऑक्सीजन को बांधने और शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है जो ऑक्सीजन को
बांधने में मदद करता है। अब फ्रेंड ऑक्सीजन को कैसे पहुंचाता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हीमोग्लोबिन। तो फ्रेंड ऑक्सीजन को कैसे पहुंचाता है, जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़े में ऑक्सीजन प्रवेश करती है। जब भी अपन सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन फेफड़ों में प्रवेश करती है और फेफड़ों में ऑक्सीजन लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन से जुड़ती है। यह ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में प्रभावित करता है। जो ऑक्सीजन अपन ने फेफड़ों में जो गई थी, ये हीमोग्लोबिन तक पहुंचती है और हीमोग्लोबिन में घुलकर हमारे शरीर के सभी विभिन्न अंगों तक प्रभावित होती है। और ऊतक में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ता है जो कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पन्न मतलब ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। अब फ्रेंड अपने शरीर में हीमोग्लोबिन का महत्व क्या है, ह्यूमन शरीर में हीमोग्लोबिन का महत्व क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन के लिए आवश्यक होता है। इसके लिए तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन के लिए आवश्यक होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया जैसी स्थिति हो सकती है, एनीमिया डिसीज हो सकती है फ्रेंड हीमोग्लोबिन की कमी से। और हीमोग्लोबिन की मात्रा मापने के लिए हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जाता है। अब फ्रेंड कमेंट करके जरूर बताना कि ह्यूमन बॉडी में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए 100 ml ब्लड में। अप्रोक्सी आप फ्रेंड बताना है कि कितना होना चाहिए मेल फीमेल दोनों में। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि अग्नाशय से निकलने वाला विटामिन किसको पाचन में मदद करता है। जो अग्नाशय द्वारा विटामिन निकलता है वो किसको पचाने में मदद करता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये फ्रेंड फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था। तो अग्नाशय से निकलने वाला अग्नाशयी रस जिसमें एंजाइम होते हैं, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। क्या? तो अग्नाशय से जो अग्नाशयी रस जो निकलता है एंजाइम, वो किसको पचाने में मदद करता है? तो जैसे वसा हो गया, प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। लेकिन यह किसी विशिष्ट विटामिन को पचाने में मदद नहीं करता है। ये आप याद रखेंगे कि किसी भी विशिष्ट विटामिन को पचाने में मदद नहीं करता है। अब देख लेते हैं कि अग्नाशय का कार्य क्या होता है। तो अग्नाशय एक पाचक ग्रंथि है जो पाचक एंजाइम को उत्पादन करता है, जो भोजन को पचाने में मदद करता है अग्नाशय। यह आप याद रखेंगे। अग्नाशयी एंजाइम क्या होते हैं? तो अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम में एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए, लाइपेज वसा को पचाने के लिए और ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाने के लिए शामिल होता है। ये फ्रेंड दो एंजाइम है जो अग्नाशय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा? एक लाइपेज होगा और एक ट्रिप्सिन। ये फ्रेंड लाइपेज किसको पचाने के लिए मदद करता है? तो ये वसा को पचाने के लिए मदद करता है। कौन सा? लाइपेज किसको? तो वसा को पचाने के लिए। और ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को पचाने के लिए शामिल होता है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि विटामिन के की वजह से कौन सी डिसीज होती है या कौन सी बीमारी होती है। तो फ्रेंड विटामिन के की वजह से कौन सी बीमारी होती है? तो फ्रेंड हमारे शरीर में अगर से कहीं भी घाव बनता है या कट का निशान लगता है तो उसमें क्या रक्त का थक्का नहीं जमता है। ये आप याद रखिएगा। क्या? तो रक्त का थक्का बनने की समस्या होती है फ्रेंड इससे, विटामिन के की कमी से। तो चलिए फ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं विटामिन के लिए। तो विटामिन के की कमी से मुख्य रूप से खून के थक्के ना बनने की समस्या होती है। तो आप सभी को पता होगा कि विटामिन के की कमी से खून के थक्के बनने की समस्या होती है, जिससे रक्त स्वाद की जटिलताएं हो सकती है और खासकर नवजात शिशु में। ये आप याद रखेंगे। किसमें? तो खासकर नवजात शिशुओं में ये फ्रेंड दिक्कत आती है सबसे ज़्यादा। और यहाँ विटामिन के की कमी से होने वाले लक्षण के बारे में अधिक जानकारी और दे सकते हैं फ्रेंड अपन। रक्तस्राव की समस्या इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो विटामिन के रक्त के थक्के जमने में मदद करता है। इसकी कमी से खून बहने की समस्या हो सकती है और खासकर चोट लगने पर, जब भी हाथ कटता है, कुछ भी होता है, घाव होता है, तो उसमें क्या रक्त का थक्का बहुत लेट बनता है। तो किसकी कमी से? तो विटामिन के की कमी से बनता है। और फ्रेंड जो नवजात शिशु में है, तो नवजात शिशु में विटामिन के की कमी से गंभीर रक्तस्राव हो सकता है, जिससे वी के डीबी विटामिन की कमी से रक्तस्राव कहा जा सकता है। और हड्डियों की कमजोरी भी फ्रेंड हो सकता है विटामिन के की कमी से। तो विटामिन के हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो सकती है और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ सकता है, जिससे कि हड्डियों में छेद हो जाना, इसे ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है।
हड्डियों में छेद हो जाना। और इसके अन्य लक्षण क्या-क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो विटामिन के अन्य लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे त्वचा पर चकत्ते और नाक कान से खून आना या मसूड़ों से खून आना, विटामिन के लक्षण है। पर मुख्यतः कौन-सा है फ्रेंड? तो रक्त का थक्का जमना। चलिए, और फ्रेंड विटामिन के को लेने के लिए मतलब कौन से खाद्य पदार्थ खाने चाहिए? तो जैसे कि हरी सब्जियाँ हो गई, पत्तेदार सब्जियाँ, ब्रोकली और फल-फ्रूट में फ्रेंड भरपूर मात्रा में क्या होता है? विटामिन के होता है। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड कि पहाड़ी क्षेत्रों में पोषण की सुविधा किस प्रकार पहुँचाया जा सकता है? तो फ्रेंड आप इसका कमेंट करके आंसर ज़रूर बताना कि इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि स्वाधार योजना में किसे लाभ दिया जा सकता है? तो फ्रेंड इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो स्वाधार योजना भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कठिन परिस्थितियों में हो रही महिलाओं के लिए शुरू की गई थी। किसके लिए शुरू की गई थी फ्रेंड? तो ये खास तौर महिलाओं के लिए शुरू की गई थी स्वाधार योजना को। किसके द्वारा फ्रेंड? तो बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी स्वाधार योजना को। और जिसमें वेश्यावृत्ति, रिहा, कैदी, प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से बेसहारा महिलाओं को सहायता प्रदान करती थी। किसके लिए फ्रेंड लाभदायक है? तो फ्रेंड ये यहीं पर दिया है फ्रेंड। तो आप देख सकते हो इन्हीं में से फ्रेंड कोई एक पूछा होगा। कौन-सा? वेश्यावृत्ति, रिहा, कैदी, प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से बेघर या बेसहारा महिलाओं को सहायता प्रदान करती है। तो इन्हीं में से एक पॉइंट दिया होगा। इसका उद्देश्य क्या-क्या है फ्रेंड? इस योजना का स्वाधार इन महिलाओं को स्वाधार गृह में आश्रम प्रदान करना और उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देना ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और इसका पुनर्वास करना और अ, समाज में उन्हें वापस लाने में मदद करना। ये फ्रेंड इसके उद्देश्य हो गए। और लाभ किसे देना चाहिए? तो ये फ्रेंड लाभ के लिए दिया गया है। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना क्या है? तो फ्रेंड आज की शिफ्ट में योजनाओं से फ्रेंड 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा गया था, शायद 11th पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि पंचवर्षीय योजना से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और योजनाओं से भी कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। लास्ट शायद यही पूछा था पोस्ट मैट्रिक और 11th पंचवर्षीय योजना से फ्रेंड क्वेश्चन पूछा गया था। तो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना देश के अलग-अलग वर्गों के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए फ्रेंड छात्रवृत्ति योजना दी जाती है, जिसमें फ्रेंड सभी वर्गों के लिए दी जाती है। कौन-कौन से हो गए? एसटी, एससी, एससी, ओबीसी के लिए फ्रेंड दी जाती है। क्या है? अनुसूचित जाति के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, पिछड़ा वर्ग के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए पोस्ट मैट्रिक की छात्रवृत्ति और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पोस्ट मैट्रिक की छात्रवृत्ति। चलिए, अल्पसंख्यक का मामला ये है फ्रेंड कि अगर से भारत में 2% अगर कोई ये है कोई सामुदायिक मतलब कोई भी जनजाति है, इसके लिए अल्पसंख्यक मामलों में आते हैं फ्रेंड। एसटी हो गया, एससी हो गया और ओबीसी हो गया और ये अल्पसंख्यक के मामले में आता है। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय ई योजना किसके लिए तैयार की गई है? तो फ्रेंड राष्ट्रीय ई योजना है ये किसके लिए तैयार की गई है? इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना एनआईजीपी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा तैयार की गई थी। एनआईजीपी का उद्देश्य नागरिक और व्यवसायों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवा में वितरण सुविधा है। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड कि एक माता जिनको पहले से पुत्र है, क्या वह दत्तक पुत्र ले सकती है? इसके बारे में फ्रेंड देख लेते हैं। हाँ, तो फ्रेंड बिल्कुल ले सकती है फ्रेंड और इसके लिए क्या-क्या अर्हताएँ है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक माता जिसके पहले से पुत्र है, वह दत्तक पुत्र को ले सकती है। अब फ्रेंड शर्तें क्या-क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दत्तक ग्रहण करने का कानून, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत में दत्तक ग्रहण का कानून किसी भी व्यक्ति चाहे वह विवाहित हो या अविवाहित हो,
उसके पहले से बच्चे हो या ना हो, बच्चे को गोद लेने की अनुमति देता है। ये फ्रेंड भारत सरकार द्वारा फ्रेंड जो कानून है इसके तहत देता है। अब फ्रेंड देख लेते हैं कि क्या अकेली महिला दत्तक पुत्र को ले सकती है, किसी भी पुत्र या पुत्री को? तो फ्रेंड एक अकेली महिला लड़का या लड़की दोनों को गोद ले सकती है। बट फ्रेंड पुरुष क्या है, हालांकि एकल पुरुष किसी भी लड़की को गोद नहीं ले सकता। ये फ्रेंड इंपॉर्टेंट है इसमें। क्या है, जो पुरुष है वो एकल पुरुष किसी भी लड़की को गोद नहीं ले सकता है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन के जो उद्देश्य है, लगभग 5 से 6 उद्देश्य है इसके। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि इसमें कौन सा उद्देश्य पूछा गया था। तो राष्ट्रीय आजीविका मिशन, जिसे दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भी कहा जाता है, का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबी, खासकर महिलाओं के लिए मजबूत संस्था का निर्माण करने के लिए गरीबी कम करना है और उन्हें वित्तीय सेवाएं और आजीविका के अवसर तक प्रदान करना है। इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड? गरीबी कम करना। ये फ्रेंड मुख्य रूप से उद्देश्य है इसका आजीविका मिशन का। क्या? तो गरीबी कम करना। इसके बाद में दूसरा जो उद्देश्य है क्या? मजबूत संस्थाओं का निर्माण करना। ये भी फ्रेंड इसका उद्देश्य है आजीविका मिशन का। तो इसमें शायद 5 से या 6 उद्देश्य हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि इनमें से कौन सा पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि आईपीएल धारा, ये आईपीसी धारा, सॉरी आईपीसी धारा 304 304 बी है, वो किससे संबंधित है? तो फ्रेंड एक धारा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो आईपीसी इंडियन पैनल कोड की धारा 304 भी दहेज मृत्यु से संबंधित है, जो कि शादी के 7 साल के भीतर किसी महिला की मृत्यु, खासकर जलने या शारीरिक चोट से, या साबित हो सकता है उसकी मृत्यु पहले से दहेज की मांग के लिए उसके संबंधित क्रूरता का उत्पीड़न या सम्मान करना, इसके लिए फ्रेंड दिया गया है। कौन सा? तो 304 बी आईपीसी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि गर्भपात कितने महीनों में हो सकता है? तो फ्रेंड कितने? तो फ्रेंड 24 सप्ताह में फ्रेंड हो सकता है। तो भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एमटीपी के तहत गर्भपात की 24 सप्ताह तक गर्भपात कानून संबंध संभव है, लेकिन गंभीर चिकित्सा समस्याओं के मामले में 24 सप्ताह के बाद भी अनुमति दी जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि अगर बच्चा दस्तक से पीड़ित है तो कौन सा वायरस इसके लिए जिम्मेदार है? तो फ्रेंड कौन सा वायरस जिम्मेदार है, जिसे कि पेट फ्लू भी कहा जाता है या गैस्ट्रोएराइटिस भी कहा जाता है? ये थे फ्रेंड आज के क्वेश्चन जो हमें स्टूडेंट के माध्यम से मिले थे। और फ्रेंड आप लोगों को अगर क्वेश्चन याद हो तो फ्रेंड आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर व्हाट्सअप नंबर पर भी आप सेंड कर सकते हो, या फिर व्हाट्सअप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप जोड़कर क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।